बेंजीन रिंग के जैसा बनता है। दूसरा हो जाएगा आपका क्विनोनॉइड फॉर्म, और इसी के नाम से इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, इसका वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना पड़ेगा, इसी टेम्परेचर तक ये स्टेबल होता है और ये तुम्हारी रिएक्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आप सभी बच्चों की पढ़ाई अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी बच्चे हमारे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, आप सभी का सिलेबस ऑलरेडी पूरा हो गया है। सबको मैंने क्वेश्चन बैंक्स भी प्रोवाइड कर दी है एंड डमी पेपर्स भी मैंने कवर अप करवा दिए हैं। हमारा सेकेंड डमी पेपर चल रहा था। अब तुम्हें पता ही होगा ये चीज, जिन बच्चों को नहीं पता है या जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, हम लोग आपके एक के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपके डमी पेपर्स में बेसिकली करवा रहे हैं। ये डमी पेपर्स में बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड होने वाला है। दैट इज योर सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी दैट इज योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका सेक्शन ए हम लोग डिटेल में कवर अप कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इसका सेक्शन बी, प्लीज मेक इट करेक्ट। आज हम करने जा रहे हैं अपना सेक्शन नंबर बी। सेक्शन ए में आपको ऑलरेडी कवर अप करवा चुकी हूँ, आपको अपलोड करवा दिया गया होगा फार्मेसी इंडिया प्लस यूट्यूब चैनल पर, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अब हम लोग इस सेक्शन को भी कवर अप करेंगे एंड जितने भी क्वेश्चंस मैं तुम्हें आज कवर करवाऊंगी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से एकदम अच्छे से देखिएगा। आपको अगर लगे कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ लेना। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, जितने भी यहाँ पे चीजें हो रही हैं, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, उन सबके फ्री पीडीएफ तुमको रिसीव हो सकते हैं अगर तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी क्लासेस चल रही है उन सभी क्लासेस का फ्री पीडीएफ आपको कहाँ मिलता है, सभी क्लासेस का फ्री पीडीएफ आपको मिलता है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर। जिसको ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर या तो स्कैन भी कर सकते हो, यहाँ पे स्कैन करके ज्वाइन कर लो, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा जहां पर लिंक दिया होगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का, उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड यहाँ उस टेलीग्राम चैनल पर सारी की सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी, पूरा डमी पेपर, क्वेश्चन बैंक्स, सिलेबस जितना भी हुआ है सब कुछ आपको रिसीव हो जाएगा और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यार जाकर डाउनलोड कर लो, जितनी भी क्लासेस के हैं वो सारे के सारे नोट्स बना लो, डायरेक्ट आप ये नोट्स को एग्जाम में लिख के आओगे, ट्रस्ट मी पूरे मार्क्स तुमको मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, बस लिख के एक एक चीज आना जो मैंने अपने नोट्स में लिखवाई है। इसके अलावा अगर तो आप तुमने फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो यार ये भी कर लो, क्योंकि फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर सभी प्रकार के अपडेट्स तुम्हें सबसे पहले मिल जाएंगे, जिनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ऐप पर ही मिल जाएगा। आप इसके लिए स्कैन कर सकते हो, स्कैन करके डायरेक्टली आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, या फिर आप प्ले स्टोर से भी इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो, आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, धमाकेदार क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिएगा। पहले वीडियो पॉज कर लीजिएगा क्वेश्चन देखते ही, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन सेल्फ। खुद से कोशिश करना कि ट्राई करो, सॉल्व करो, खुद से आंसर लिखने की कोशिश करना। अगर तो नहीं हो पाता है तुमसे खुद से सॉल्व, तब आप क्या करेंगे, अब आप मेरे आंसर्स देखेंगे। तो ये हमारे पास में वेरी शॉर्ट आंसर्स थे, ये सब हमने वेरी शॉर्ट में डिस्कस कर लिए थे। अब हमें आगे डिस्कशन करना है अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज के क्लास का सेशन। और हमारा ये सेशन किससे शुरू होने वाला है मैम, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है आपका, दिस इज गोइंग टू बी द सेक्शन बी। और सेक्शन बी हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं मैम, सेक्शन बी आप स्टार्ट कर रहे हो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। सो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पूरा का पूरा सेक्शन, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को बेटा बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली हर एक चीज समझेंगे एंड देखेंगे कैसे कोई क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके आना है। वहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। लास्ट सेशन में मैंने तुम्हें एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में भी बताया था। अब हमसे पूछा गया है कि एसिड बेस इंडिकेटर की कौन कौन सी थ्योरी होती है। तो देखो, एसिड बेस इंडिकेटर की 2 थ्योरीज होती हैं, दोनों थ्योरीज के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। दोनों में से किसी भी एक थ्योरी के बारे में शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये रहेंगे कि तुमसे लॉन्ग में एक सवाल पूछा जाए जिसमें दोनों थ्योरी आप कवर करके आओगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं जिसमें पूरी थ्योरी पूछी जाएगी। ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारी वीक ऑर्गेनिक डाइज होती हैं, ठीक है, इन विच कलर चेंजेस विद पीएच। जिसमें क्या होगा मैम, जिसमें उनके पीएच के अकॉर्डिंग कलर चेंज होगा। मतलब मैम, मतलब बेटा अगर हमारे पास में पीएच की वैल्यू 7 होती है तो ये कौन सा मीडियम होता है,
ये तुम्हारा होता है न्यूट्रल मीडियम। पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है तो ये कौन सा मीडियम होता है मैम, ये होता है हमारा बेसिक मीडियम। और अगर हमारे पास में पीएच की वैल्यू स्मॉलर देन 7 है तो ये कौन सा मीडियम होगा मैम, ये होता है एसिडिक मीडियम। और इन सभी मीडियम में हमें कलर्स कैसे मिलते हैं, याद रखना इन सभी मीडियम में आपको मिलेंगे डिफरेंट कलर्स। क्या मिलने वाले हैं हमें मैम, इन सभी मीडियम में ना हमें बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलेंगे। तो ये सभी चीजें किस पे डिपेंड करती है मैम, ये सारी की सारी चीजें एसिड हो गया या बेस हो गया उसकी पीएच वैल्यू पे डिपेंड करती है। दे कंप्लीटली बेस्ड ऑन देयर pH value। तो सिमिलरली दे शो वन कलर इन एसिडिक मीडियम एंड अनदर इन बेसिक मीडियम। मतलब अगर एसिडिक मीडियम में कोई एक कलर दिखा रहा है तो सेम वही आपका बेसिक मीडियम में कुछ और कलर दिखाएगा। मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द pH, क्या pH वैल्यू है, क्या हमारा मीडियम है। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कलर चेंज इज गिवन मेनली बाय टू थ्योरीज। ये पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन दिया था किस तरीके से इंडिकेटर जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर्स दिखाएगा, ये दो थ्योरीज के आधार पर हम कर सकते हैं। दो थ्योरीज इसकी बहुत फेमस थ्योरी है, यही वो थ्योरी है जो इंडिकेटर्स के बारे में सबसे अच्छे से बेसिकली एक्सप्लेन करती है। दैट इज ओस्टवाल्ड्स आयोनाइजेशन थ्योरी एंड द सेकेंड वन इज क्विनोनॉइड थ्योरी। दोनों थ्योरीज को बहुत डिटेल में समझना है, काफी ज्यादा सवाल बनते हैं। तो इंडिकेटर की दो थ्योरी आई है तुम्हारे पास में, कौन कौन सी आई है दो थ्योरी, पहली तो ओस्टवाल्ड आयोनाइजेशन थ्योरी, दूसरी आई है क्विनोनॉइड थ्योरी। चलो इनको अब हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि मैम ये बेसिकली होता क्या है। सबसे पहली बात तो हम किसको समझ रहे हैं मैम, सबसे पहले आप बता दीजिए हमें ये ओस्टवाल्ड्स आयोनाइजेशन थ्योरी क्या है। ओस्टवाल्ड आयोनाइजेशन थ्योरी में देखिएगा, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और वीक बेसिस। मतलब ये जो थ्योरी है वो पता है किस पे वैलिड है, दिस थ्योरी इज ओनली एंड ओनली वैलिड टू वीक एसिड्स एंड द वीक बेसिस। देखो एसिड बेसिस के रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं, एसिड और बेसिस स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं ओस्टवाल्ड्स आयोनाइजेशन थ्योरी, सो ऑलवेज डू रिमेंबर कि ये जो तुम्हारी ओस्टवाल्ड आयोनाइजेशन थ्योरी है बच्चे, ये केवल और केवल वीक एसिड पे और वीक बेस के पे बेस्ड थ्योरी होती है। ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेना होता है यहाँ, ना तो आपको यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसका प्रिंसिपल बहुत ध्यान से समझिएगा, एन इंडिकेटर इज अ वीक एसिड और वीक बेस। इस थ्योरी ने हमें ये बताया कि यहाँ पर जो भी इंडिकेटर होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, आप सिंपली मैम ये बोल सकते हो कि जो भी आपका इंडिकेटर होने वाला है वो या तो वीक एसिड हो सकता है या हमारे पास क्या हो सकता है मैम, वीक बेस हो सकता है। सो इट हैज वन कलर इन द अनआयोनाइज्ड फॉर्म एंड अनदर कलर इन द आयोनाइज्ड फॉर्म। जैसे कि सपोज दैट हमारे पास में ये HIN लिया जा रहा है, क्या देगा ब्रेक होके मैम, लेट अस सपोज H प्लस दिया और IN माइनस दिया, ये कौन सा फॉर्म है इसका, ये तुम्हारे पास में बेसिकली जो फॉर्म है ना ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये मैम, ये हमारे पास में बेसिकली अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। सिमिलरली हम क्या देख सकते हैं, सिमिलरली बेटा हम इसका आयोनाइज्ड फॉर्म देख रहे हैं, ये देखो ये हमारे पास में क्या दिया हुआ है, आयोनाइज्ड फॉर्म। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज डू रिमेंबर कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट कलर देता है, आयोनाइज्ड फॉर्म में ये क्या देगा मैम, हमें डिफरेंट कलर्स देगा। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि अगर एसिडिक सोल्यूशन होगा तो अनआयोनाइज्ड होगा प्रीडोमिनेटिंग, मतलब कौन सा फॉर्म ज्यादा प्रीडोमिनेट करेगा, अगर तो एसिडिक सॉल्यूशन है तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म ज्यादा प्रीडोमिनेट करेगा। लेकिन अगर तो बेसिक सॉल्यूशन आ गया है आपका, आयोनाइज्ड फॉर्म ज्यादा प्रीडोमिनेट करेगा, ये याद रखना। एसिडिक सॉल्यूशन में अनआयोनाइज्ड फॉर्म बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन में आपका आयोनाइज्ड फॉर्म बनेगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज डू रिमेंबर। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में याद रखना, दस कलर चेंज ड्यू टू अ शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, मतलब इसी की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी अभी हमने रिएक्शन देखी थी, HIN है, क्या दे रहा है ब्रेक ओके मैम, H प्लस दे रहा है और IN माइनस दे रहा है, ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। और ये वाली फॉर्म कौन सी थी मैम, ये हमारी आयोनाइज्ड फॉर्म थी। सो HN और IN माइनस, इन दोनों के जो कलर्स होंगे वो बेटा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे, क्योंकि कुछ आयनिक फॉर्म में होंगे, कुछ आपके अनायनिक फॉर्म में होंगे। अगर आप एसिड डालोगे तो इक्विलिब्रियम जो होगी वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी और हमें बेसिकली किसका कलर मिलेगा, HIN का। इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ कौन सा फॉर्म मिल रहा है मैम, अगर इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ होगी तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म हमें मिलेगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गई, कौन सा फॉर्म मिल रहा है मैम, हमें बेसिकली आयोनाइज्ड फॉर्म मिल रहा है, तो हमें इस आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर दिखेगा।
कौन सा फॉर्म मिलेगा मैम, हमें उस केस में आयोनाइज्ड फॉर्म बेसिकली रिसीव होगा। तो ये हमारी कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि क्या हम इंडिकेटर लेंगे और बेसिकली किस इंडिकेटर का कहाँ पे किस जगह पे यूज होता है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्टार मार्क कर लो, यहां से सवाल डेफिनेटली आएगा। देखो अगर तो तुम मिथाइल ऑरेंज ले रहे हो इंडिकेटर के रूप में, सो मिथाइल ऑरेंज किस प्रकार का इंडिकेटर है, ऑलवेज डू रिमेंबर मिथाइल ऑरेंज तुम्हारा एक वीक बेस है। हमने अभी क्या बोला था, इंडिकेटर या तो वीक एसिड हो सकते हैं या तो वीक बेस हो सकते हैं। वी आर टेकिंग हियर मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज व्हाट मैम, नथिंग बट मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक बेस। So what we have taken a weak base। उसके अलावा एसिडिक फॉर्म में इसका बेसिकली क्या कलर होगा मैम, ये रेड कलर का होगा। बेसिक मीडियम में यानी आयोनाइज्ड फॉर्म में ये येलो कलर का होगा। दोनों मीडियम में अलग अलग कलर्स देगा, जिसकी पीएच रेंज 3.1 से 4.4। सिमिलरली अगर आप फिनोल्फ्थेलीन ले रहे हो तो ये आपको कम मिलेगा। ये मैम हमारा एक वीक एसिड हो जाएगा, जिसमें एसिडिक फॉर्म में तो ये कलरलेस रहेगा यानी आयोनाइज्ड फॉर्म में, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में। लेकिन अगर हम आयोनाइज्ड यानी बेसिक फॉर्म के बारे में बात करें तो ये पिंक कलर का हो जाता है। और इसका रेंज जो होगा वो बेसिक मीडियम वाला होगा, दैट इज 8.3 से 10। तो ये हमारे पास में एग्जाम्पल्स हो गए। अगर तुम्हारे पास ये सवाल आता है तो इन एग्जाम्पल को जरूर मेंशन करके आना है। सो इट वाज ऑल अबाउट द ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन थ्योरी। ओस्टवर्ल्ड के बाद अब हम आगे मूव ऑन करेंगे और हमारी सेकेंड थ्योरी का क्या नाम था मैम, सेकेंड थ्योरी का नाम था हमारे पास में क्विनोनॉइड थ्योरी। चलो जी, क्विनोनॉइड थ्योरी क्या होता है डिटेल में बताइएगा मैम। Most organic indicators have structures that can exist in two tautomeric forms। मतलब इस थ्योरी में हमें ये बताया कि जितने भी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो दो टाउटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी एक स्ट्रक्चर, एक इंडिकेटर जो है वो दो स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, उसके दो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, दो पर्टिकुलर टाउटोमर्स वो बना सकता है। कौन कौन से, पहला हो गया आपका बेंजेनॉइड फॉर्म जो बेंजीन रिंग के जैसा बनता है, दूसरा हो जाएगा आपका क्विनोनॉइड फॉर्म। और इसी के नाम से इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, इसको हम क्विनोनॉइड थ्योरी के नाम से भी बोलते हैं। यहाँ पर these two forms are structurally different and have different colors। yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो दोनों के दोनों फॉर्म्स होते हैं ना, इनके स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, हम सिंपली लिख सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इनमें क्या पाए जाएंगे, यहां पर मैम पाए जा रहे हैं हमारे पास में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। और बेटा क्योंकि इन सभी के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं तो क्या ये कलर भी डिफरेंट देंगे, हाँ इनके कलर्स भी कैसे होने वाले हैं बेटा, याद रखना इन सभी के कलर भी डिफरेंट होने वाले हैं। तो इन दोनों फॉर्म में आपको अलग अलग कलर्स रिसीव होंगे और अलग अलग इन दोनों के ही आपको स्ट्रक्चर्स रिसीव हो जाएंगे। अगर आप इनके प्रिंसिपल के बारे में बात करोगे ये भी बहुत ईजी है। एसिडिक मीडियम में जो इंडिकेटर होगा वो मोस्टली बेंजेनॉइड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बेटा डू रिमेंबर, अगर हम एसिडिक मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं तो बेंजेनॉइड फॉर्म में आएगा, और अगर तो मैं बेसिक मीडियम के बारे में बात करूंगी तो क्विनोनॉइड फॉर्म। इसको एक काम करना, शॉर्ट नोट बना के लिख के जरूर आना। अगर हम बात कर रहे हैं एसिडिक फॉर्म की तो एसिडिक मीडियम में कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा मैम, ये एग्जिस्ट करेगा हमारा बेंजेनॉइड फॉर्म में। एंड अगर हम बात कर रहे हैं बेसिक मीडियम की तो बेसिक मीडियम में कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बेसिक मीडियम में मैम ये एग्जिस्ट करेगा क्विनोनॉइड फॉर्म में। बस ये चीज बहुत अच्छे से मेंशन करके आना, मस्ट राइट इट। बस यही से तुम्हारा सारा का सारा सवाल हो जाएगा। उसके बाद में ये भी देख लीजिएगा, द चेंज फ्रॉम बेंजेनॉइड टू क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर कॉजेस अ चेंज इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब जब हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहे हैं, बेंजेनॉइड से अगर हम क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर में देख रहे हैं तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है इसमें भी हमें क्या रियलाइज हो रहा है, यहाँ पर भी मैम हमें एक चेंज दिखाई दे रहा है जो अपेयर होता है एक कलर चेंज के रूप में, क्योंकि बेंजेनॉइड में अलग कलर मिलता है, क्विनोनॉइड में हमें अलग कलर मिलता है। तो दोनों में ही हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बेसिकली ऑब्जर्व होते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज अगर हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में देखें तो हमने फेमस एग्जाम्पल लिया है अपना फेनोल्फ्थेलीन। फिर से मैं फेनोल्फ्थेलीन से रिलेटेड आपको समझा रही हूँ। फेनोल्फ्थेलीन अगर तो हम एसिडिक मीडियम में देखेंगे यानी बेंजेनॉइड फॉर्म में, तो ये तुमको कैसा मिलता है मैम, कलरलेस मिलता है। सेम यही फेनोल्फ्थेलीन अगर मैं बेसिक मीडियम में देख रही हूँ तो क्या मिलेगा मैम, अगर हम क्विनोनॉइड फॉर्म में देखेंगे बेसिकली तो ये हमें पिंक कलर का मिलेगा। तो दो अलग अलग फॉर्म है, दो अलग अलग मीडियम है और दो अलग अलग कलर्स है। गॉट इट। उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं क्विनोनॉइड थ्योरी के, जैसे कि मैम इट एक्सप्लेन्स कलर चेंजेस इवन व्हेन आयोनाइजेशन इज इनसफिशिएंट। मतलब अगर प्रॉपर आयोनाइजेशन नहीं भी हो रहा है, यानी अगर हमारे पास में वीक आयोनाइजेशन भी है,
अगर तो हमारे पास में वीक आयनाइजेशन भी है, स्टिल हमें क्या देखने को मिलता है मैम, कलर चेंज देखने को आपको मिलता है। दूसरी चीज, इट एक्सप्लेन्स व्हाई ओनली 2 कलर अपीयर फॉर मोस्ट इंडिकेटर्स, एंड क्योंकि यहाँ पे फॉर्म ही 2 है, एक तो क्विनोनोइड फॉर्म, एक तो बेंजेनोइड फॉर्म, दैट इज द मेन रीजन। तीसरा, इट एक्सप्लेन्स सडन कलर चेंज ड्यू टू स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट। अगर आपका स्ट्रक्चर रीअरेंजमेंट कर रहा है तो सडनली क्या कलर चेंज हो सकता है, ये चीज भी बेसिकली आपको एक्सप्लेन करी जाती है यहाँ पे। गॉट इट? इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं बेटा, लिमिटेशंस देख लो, जैसे कि मैम इट एप्लीकेबल टू ओनली टू इंडिकेटर्स हैविंग क्विनोनोइड स्ट्रक्चर, नॉट यूनिवर्सल। यस, ये इसका अभी तक का सबसे बड़ा लिमिटेशन है। एंड देन अगेन इसके ये 2 एग्जाम्पल भी देख लेना है आपको, इन एग्जाम्पल्स को इंपॉर्टेंट मार्क करके आना। जब जब ऐसे सवाल आएंगे, ये जो भी मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जरूर लिख के आ जाना, क्योंकि इन्हीं से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर हम मिथाइल ऑरेंज देखेंगे तो एसिडिक मीडियम में रेड होगा, बेसिक मीडियम में येलो। कैसे अच्छे से एक्सप्लेन हुआ था ये मैम, ये चीज ओस्टवॉल थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, अभी अभी हमने दोबारा से इसको देख लिया है। उसके बाद फिनोल्फथलीन जो एसिडिक फॉर्म में यानी बेंजेनोइड फॉर्म में रहता है कलरलेस, जबकि क्विनोनोइड यानी बेसिक फॉर्म में कैसा हो जाएगा मैम, पिंक हो जाता है। ये सबसे ज्यादा हमने एक्सप्लेनेशन कहाँ देखा, क्विनोनोइड थ्योरी में देखा। तो ये ये पूरी की पूरी टेबल जरूर आपको बना के आनी है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला सवाल बेटा? अगला क्वेश्चन आपके पास में ये रहा, इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल्स, methods and applications of diazotization titration। बहुत बढ़िया, यानी हमें कंप्लीट डिटेल में स्टडी करनी है किसके बारे में, डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। सबसे पहले तो तुम लोग मुझे ये बता दो कि डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, जल्दी से बताइए। मैम सिंपल सी चीज है यार, अगर हमें प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का डिटर्मिनेशन करना है उसके लिए सबसे ज्यादा हम इसी टाइट्रेशन का यूज करते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेम चीज, हम लिखेंगे यहाँ पे कि इट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का सबसे सिंपल सा फॉर्मूला या एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा मैम, एनिलीन हो जाएगा, दैट इज C6H5NH2 प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। तो एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का डिटर्मिनेशन करते हैं, उस पर्टिकुलर मेथड को क्या बोला जाता है, उस पर्टिकुलर मेथड को बोला जाता है मैम डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। इतनी बात समझ में आई, इसको हम डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन बोलते हैं। अब देखो समझ में आ रहा है ना, डायएजो मतलब यहाँ पर क्या होगा, मतलब मैम यहाँ पर 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स हमें डेफिनेटली मिल रहे होंगे। यहाँ पे जो तुम्हारा एनिलीन है या जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है वो किस में कन्वर्जन दिखाएगा मैम, इसका जो कन्वर्जन होगा वो हो जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में। किस में कन्वर्जन होगा, जो भी हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होता है वो कन्वर्जन दिखा देता है इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में, क्योंकि डाइएजोनियम सॉल्ट मिलता है हमें। इसका नाम क्या होता है मैम, इसका नाम होता है डाइएजोनियम सॉल्ट। और इसी डाइएजोनियम सॉल्ट की वजह से हम इसका नाम क्या रखते हैं मैम, इस थ्योरी का नाम होता है बेसिकली डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। ये डायएजोटाइजेशन नाम ही इसलिए रखा गया क्योंकि आफ्टर ऑल हमें एक डायएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सारी चीजें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो हम इसको एक बार देख लेते हैं भाई कि हमारे पास में क्या थ्योरी होती है। सो डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन एक रेडॉक्स कपलिंग टाइट्रेशन का आपके पास में टाइप होता है जिसका यूज किया जाता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। अभी मैंने बताया था कि डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन का मेन यूज क्या है, इसका मैम मेन यूज ये है कि हमें प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का बेसिकली डिटर्मिनेशन करना है। इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट। ये भी मैंने बिल्कुल अभी बताया था। किस पे बेस्ड होता है मैम, ये इस पे बेस्ड है कि आफ्टर ऑल द रिएक्शंस जो मेन प्रोडक्ट आपका बनेगा दैट वुड बी डायएजोनियम सॉल्ट। ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन रहा होता है जिसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम बाय द कपलिंग रिएक्शंस या फिर कुछ एक्सटर्नल इंडिकेटर्स के रूप में भी आप इनको इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही तुम्हें डायएजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा इस टाइट्रेशन का मेन मोटिव खत्म हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दिस हम इसको बोलते हैं डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। कैसे होते हैं, चलो मुझे रिएक्शन लिख के बताओ।
लेट अस सपोज हमने क्या लिया मैम, हमने एनिलीन लिया। अब बहुत ध्यान से समझना, ये जो आप एनिलीन ले रहे हो ये अभी नाइट्रस एसिड से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा। यानी हमारे पास ये रिएक्शन किसके साथ होगी बेटा, नाइट्रस एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में तुम्हारी ये रिएक्शन हुई। मैम हमने HCl क्यों लिया, क्योंकि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में क्लोरीन है, दैट इज वाई हमने ये HCl लिया। और प्रेजेंस किसका जरूरी है, इस रिएक्शन में तुम्हारी नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने एनिलीन लिया जिसकी नाइट्रस एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया, तुम्हारी जो एनिलीन है वो पूरा का पूरा किसमें कन्वर्जन दिखा देगा, आपका एनिलीन कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा इसमें N2 पॉजिटिव Cl माइनस, दिस इज डाइएजोनियम सॉल्ट। ये क्या बन गया मैम, डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया। एक और खास बात बताऊं, डाइएजोनियम सॉल्ट केवल और केवल 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ही स्टेबल रहता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये इसमें डिकम्पोजिशन हो जाएगा, एंड डिकम्पोजिशन होने के बाद इट इज नॉट एट ऑल स्टेबल। तो टू प्रिवेंट फ्रॉम द डिकम्पोजिशन हमें जो टेम्परेचर रखना होगा इसका वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना पड़ेगा, इसी टेम्परेचर तक ये स्टेबल होते हैं और ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई। दिस इज द कंप्लीट डायजोटाइजेशन रिएक्शन जिसमें एनिलीन ने नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन किया। आफ्टर ऑल हमारे पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन करके प्रिपेयर हो गया। तो नाइट्रस एसिड यहाँ पर बेसिकली कैसे बनाया जाता है, ये भी सवाल आ सकता है कि जो तुमने HNO2 लिया है वो बनाया कैसे गया। ध्यान देना, अगर हम NaNO2 की HCl के साथ रिएक्शन करवा देंगे, बहुत अच्छे से सुनना, अगर NaNO2 की HCl के साथ रिएक्शन करवा दी हमारे पास बनता है HNO2 और बाहर क्या निकल जाता है, सॉल्ट बाहर निकल जाता है। यहां से तुम्हारा नाइट्रस एसिड फॉर्म हुआ और वहां पे मैंने लिखा है, गॉट इट। तो कोई पूछे नाइट्रस एसिड कैसे बना, याद रखना ऐसे बना। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल। तो ध्यान से सुनिएगा, द प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्ट्स इक्विमोलरली विद नाइट्रस एसिड। अभी यही तो हुआ है ना, जो हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन था उसने किसके साथ रिएक्शन किया है मैम, उसने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन किया है, यही हुआ है यहाँ पे। When all amine is consumed, any excess nitrous acid is detected using external indicator। यानी सारा का सारा एनिलीन तो कंज्यूम हो गया होगा डाइजोनियम सॉल्ट बनाने में, स्टिल जो हमारे पास एक्सेस नाइट्रस एसिड बचा है उसको हम क्या कर लेंगे, इंडिकेटर के थ्रू बेसिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे। इंडिकेटर यहाँ पे कौन सा लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट जरूर करके आना। स्टार्च आयोडीन पेपर तुम ले रहे होगे एज एन इंडिकेटर, डू रिमेंबर। फिर एंड पॉइंट कैसे पता चलेगा, जैसे ही हमें स्टार्च आयोडीन की वजह से ब्लू कलर मिलेगा, यानी जैसे ही आयोडीन का लिबरेशन होगा, और ये जो फ्री आयोडीन होता है वो कौन से कलर का होता है मैम, ब्लू कलर का। तो जैसे ही आपको कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा आप क्या बोल दोगे मैम, हम सिंपली बोल देंगे कि हमें हमारा एंड पॉइंट जो है वो रिसीव हो गया है। यही इसका पूरा का पूरा काम था, यही आपको करना था कि अगर एंड पॉइंट रिसीव हो गया तो फिर बस आपका टाइट्रेशन भी पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब ये समझ लीजिए कि आप ये जो डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन करवा रहे हो इसके मेन मेथड्स कौन कौन से हैं, क्योंकि यहां से सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं, लॉन्ग में भी एज वेल एज शॉर्ट में भी। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इन मेथड से सवाल काफी ज्यादा पूछा जा सकता है। तो पहला तुम्हारा मेथड होता है डायरेक्ट डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन। डायरेक्ट डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन मतलब क्या, ये हम बेसिकली कब यूज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। Used when the analyte is a primary aromatic amine should be in water। मतलब अगर एनालाइट हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है तो हम बेसिकली एंड दैट इज आल्सो इन वाटर, तो हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट। प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले तो एनालाइट को आप HCl के साथ में डाइल्यूट HCl के साथ में मिक्स कर दो, क्योंकि कौन से मीडियम में प्रोसीड हो रहा है ये मैम, ये हमारे ना एसिडिक मीडियम में प्रोसीड हो रहा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कूल करेंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। व्हाई ऑन दिस टेम्परेचर, टू प्रिवेंट फ्रॉम द डिकम्पोजिशन, टू प्रिवेंट फ्रॉम डिकम्पोजिशन। मतलब अगर हमें डिकम्पोजिशन से रोकना है तो हम उसके लिए क्या टेम्परेचर लेंगे मैम, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर लोगे। उसके बाद में NaNO2 यानी सोडियम नाइट्रेट के साथ में इसको हम टाइट्रेट कर देंगे। साथ में इंडिकेटर कौन सा लेना है मैम, स्टार्च आयोडीन पेपर आप एक्सटर्नल इंडिकेटर के रूप में ले सकते हो। और एंड पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, नाइट्रस एसिड लिबरेट करेगा आयोडीन को, और क्योंकि तुम्हारा आयोडीन लिबरेट हो रहा है जो क्या कलर देगा, जो कि मैम हमें ब्लू कलर देगा। और जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा टाइट्रेशन प्रोसेस पूरी तरीके से खत्म हो गया। डायरेक्ट टाइट्रेशन के बाद आता है इनडायरेक्ट डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन।
इसे तुम इनडायरेक्ट टाइट्रेशन भी बोल सकते हो या फिर तुम बैक टाइट्रेशन भी बोल सकते हो, जो फर्दर 2 स्टेप्स में होता है, सिंगल स्टेप में नहीं होता। क्या होगा, सबसे पहले तो इसका यूज तब करेंगे अगर आपके अमीन जो है वो बहुत ही धीरे धीरे रिएक्ट कर रहे होंगे या इनसॉल्युबल होंगे, तब मेनली तुम बैक टाइट्रेशन का या बैक डायजोटाइजेशन का यूज करोगे। मेनली तो हमारा रोल, प्राइमरी रोल यही होता है, प्रायोरिटी यही होती है कि हम बेसिकली इसको ना करें। यानी किसको करना है मैम, हमें बेसिकली डायरेक्ट टाइट्रेशन या डायरेक्ट डायजोटाइजेशन को ज्यादा प्रायोरिटी रखेंगे, बट अगर नहीं हो रहा है तो हम इसको देखेंगे। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले तो नॉन एक्सेस यानी जिसकी कंसेंट्रेशन हमें मालूम है वो सोडियम नाइट्राइड को सैंपल के साथ में ऐड ऑन करेंगे, फिर कंप्लीट डायजोटाइजेशन होने देंगे उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो मैंने अभी अभी बताया। उसके बाद में एक्सेस सोडियम नाइट्राइड हमें जो मिला, यानी हमें एक्सेस NaNO2 जो मिला था, उसको वापस से स्टैंडर्ड अमोनियम सल्फामेट के साथ क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे, और ये वाला प्रोसेस तुम्हारा कहलाता है बैक टाइट्रेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है मैम, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज अ बैक टाइट्रेशन। फिर फर्दर उसकी रिएक्शन भी देख लो कुछ इस प्रकार से होती है, अमोनियम सल्फामेट की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन, नाइट्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हो गई, सल्फ्यूरिक एसिड पानी बाहर निकल गया। इसके एप्लीकेशन क्या है मैम, इनसॉल्युबल सल्फोनामाइड्स का अगर हमें एस्टिमेशन करना है, हम इस मेथड को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कपलिंग मेथड भी होता है। कपलिंग मेथड का यूज कब करेंगे मैम, अगर डाइजोनियम सॉल्ट इतने ज्यादा स्टेबल होंगे कि खुद डाई एजोडाइज बना सके, कपलिंग रिएक्शन करवा लें और अगर एजोडाई बना सके, तो हम किसका यूज करेंगे मैम, हम इन कपलिंग मेथड का यूज करते हैं। कपलिंग मेथड्स में क्या इन्वॉल्व होती है, याद रखना कपलिंग मेथड में तुम्हारी कपलिंग रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, और जब जब कपलिंग रिएक्शंस होंगी फॉर्मेशन किसकी होगी मैम, फॉर्मेशन होगी एजोडाइज की। जब जब कपलिंग रिएक्शंस होंगी फॉर्मेशन किसकी होती है मैम, एजोडाइज की फॉर्मेशन होती है। इसमें प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले तो प्रिपेयर कर लो डायजोनियम सॉल्ट फ्रॉम द एनालाइट, उसके बाद में उसमें कपलिंग रिएजेंट आपको ऐड कर देने। अच्छा, कपलिंग रिएजेंट कौन से होते हैं, खास ध्यान रखना, बीटा नैप्थोल या फिर रिसोर्सिनॉल, दोनों में से कोई भी आप कपलिंग एजेंट ऐड कर सकते हो। फिर फॉर्मेशन हो जाएगा एजोडाई का, जैसे एजोडाई का फॉर्मेशन हुआ बस काम खत्म, एंड पॉइंट हमारा रिसीव हो गया। तो जब जब कपलिंग मेथड तुम देखोगे तब यहां पर कपलिंग रिएक्शंस होंगी, कपलिंग रिएक्शंस के बाद एजोडाइज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये देख लीजिए, इसकी एक समरी है, समरी बहुत अच्छे से देख लेना ध्यान से। सबसे पहले तो अगर हम स्टार्च आयोडीन पेपर एज एन इंडिकेटर ले रहे हैं तो ये फंक्शन कैसे करेगा, एक्सेस नाइट्रस एसिड लिबरेट करेगा आयोडीन को, और क्योंकि आयोडीन लिबरेट हो रहा है तो कलर कौन सा मिलेगा मैम, ऑब्वियस सी बात है ब्लू, राइट। ये एक प्रकार का एक्सटर्नल इंडिकेटर होता है। दूसरी चीज, अगर अमाइडो सल्फोनिक एसिड हम ले रहे हैं तो इट डिस्ट्रॉयज एक्सेस नाइट्रस एसिड, यानी जो भी हमारा बैक टाइट्रेशन में एक्सेस नाइट्रस एसिड है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर हम कपलिंग एजेंट्स ले रहे हैं तो ये कपलिंग रिएक्शन कराएंगे, कलर्ड एजोडाई बना देंगे, और जैसे ही हमें कलर्ड एजोडाई मिली हम बोल देंगे कि हमारा एंड पॉइंट हमें रिसीव हो रहा है। चलो अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या है, डिस्कस द एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ओके, तो अगला सवाल तुमसे कहां से पूछा गया है मैम, अगला सवाल हमसे पूछा है नॉन एक्वस टाइट्रेशन से। नॉन एक्वस टाइट्रेशन मतलब अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन विच वाटर इज नॉट यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। लिख देती हूं मैं, वाटर इज नॉट यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में हमें क्या करना है, यहाँ पे मैम हम पानी के अलावा और किसी भी सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम वाटर का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। सो द नॉन एक्वस टाइट्रेशन, इसका यूज किया जाता है फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। मैम किसके क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ वीक एसिड या तो वीक बेसिस जो कैन नॉट बी एक्यूरेटली टाइट्रेटेड इन एक्वस मीडियम। मतलब मैम हम वीक एसिड और वीक बेसिस का टाइट्रेशन कर रहे थे, लेकिन अगर हम इनको एसिडिक मीडियम में करवाएंगे, एक्वस मीडियम में टाइट्रेट करवाएंगे, हमें प्रॉपरली रिजल्ट नहीं मिलेगा। दैट इज वाई हमने इनको बेसिकली कैसे टाइट्रेट करवाया, हमने इनको बेसिकली एक्वस मीडियम में टाइट्रेट ना करवा के नॉन एक्वस मीडियम में टाइट्रेट करवाया। व्हेनेवर वी आर टाइट्रेटिंग वीक एसिड एंड वीक बेसिस इन द नॉन एक्वस मीडियम, तो वो बिल्कुल शार्प एंड पॉइंट एक बेटर रिजल्ट दे रहे थे हमें, जिनकी वजह से हमें अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा था, तो वही हमें करवाना था। इसी वजह से नॉन एक्वस टाइट्रेशन मार्केट में आया। सोडियम बेंजोएट, हमारे पास सोडियम सॉल्ट होता है बेंजोइक एसिड का। देखो
ये क्या होता है मैम, ये हमारे पास होता है बेंजोइक एसिड, लिख देती हूं मैं। व्हाट इज दिस मैम, ये बेंजोइक एसिड है। और अगर तुम्हें बनाना हो सोडियम बेंजोएट तो वो कैसे बनाएंगे देखिए। अगर हमें सोडियम बेंजोएट बनाना है तो ध्यान से देखो, COO माइनस Na पॉजिटिव, व्हाट इज दिस, ये अब बन गया हमारा सोडियम बेंजोएट। और ये जो मैंने सोडियम बेंजोएट बनाया है बेंजीन के ऊपर COO माइनस Na पॉजिटिव, इसी का हमें एस्टिमेशन करना है बेसिकली। तो देख लीजिएगा, सोडियम बेंजोएट एक हमारे पास में क्या होता है मैम, सोडियम सॉल्ट होता है बेंजोइक एसिड का, वही तो मैंने बनाया ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विच बिहेव एज अ वीक एसिड इन नॉन एक्वस मीडियम। मतलब ये किस तरीके से बिहेव करेगा, ये मैम नॉन एक्वस मीडियम में वीक एसिड के जैसा बिहेव कर रहा होगा। एंड कैन बी टाइट्रेटेड यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये वीक एसिड है तो हम अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो इसको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं मैम, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में बहुत इजीली आप इसको टाइट्रेट कर सकते हो। सो प्रिंसिपल क्या होता है ध्यान से देखिए, सोडियम बेंजोएट जो कि हमारे पास ये रहा, जब डिसॉल्व किया जाता है किसी भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट के साथ, नॉन एक्वस सॉल्वेंट का एग्जांपल मैम सच एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो गया, ये कैसे बिहेव करते हैं मैम, जो कि वीक एसिड के जैसा बिहेव करते हैं। तो हमारे पास बेंजोएट आयन का क्या हो जाता है मैम, बेंजोएट आयन का देन हमारे पास में प्रोटोनेशन हो जाता है, यानी यहाँ पे सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट हटके कौन आ जाएगा, प्रोटोन, प्रोटोन यहाँ पर जुड़ जाएगा, विच सिंपली मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, सिंपली मीन्स यहाँ प्रोटोनेशन हो रहा है। फिर क्या होगा, देन मैम इट इज टाइट्रेटेड विथ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड। बेटा पर क्लोरिक एसिड क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, पर क्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है हमारे पास। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मतलब दैट इज HClO4। हम क्या ले रहे हैं मैम, हम HClO4 ले रहे हैं, दैट इज अ पर क्लोरिक एसिड। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास होता है। इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड या फिर किसी भी नॉन एक्वस बेस के प्रेजेंस में आप टाइट्रेट कर सकते हो। उसके अलावा ये चीजें भी देख लीजिएगा कि मोस्ट कॉमनली सोडियम बेंजोएट को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं मैम, एसिडीमेट्रिक नॉन एक्वस टाइट्रेशन से। जिसके लिए आप मीडियम कौन सा लोगे, बहुत खास ध्यान रखना, मीडियम तुम स्ट्रॉन्ग एसिड का लोगे। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड का मीडियम लेंगे, दैट इज HClO4। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारी कुछ रिएक्शन होगी। ये हमका बेंजोएट है जिसने पर क्लोरिक एसिड से रिएक्शन किया, पर क्लोरिक एसिड तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिससे हमें फॉर्मेशन किसका हो गया मैम, हमें ना बेंजोइक एसिड मिल गया। कुछ बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये भी चीजें होंगी, दैट द रिएक्शन प्रोसीड्स क्वांटिटेटिवली इन नॉन एक्वस। क्यों मैम, व्हाई दिस इज इंडिविजुअली प्रोसीडिंग इन द नॉन एक्वस मीडियम, क्योंकि सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी ज्यादा कम है, वीक एसिड है जो कि स्ट्रांगली प्रोटोनेट हो जाएगा, एंड पर क्लोरिक एसिड यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ये चीजें याद रखनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मैम जो सॉल्वेंट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना, बहुत ज्यादा अच्छे से। पहली बात तो आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड का यूज कर रहे हो कि ये क्या होता है मैम, ये नॉन प्रोटोनिक होता है और एक प्रकार का हमारा वीक बेस होता है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट एनहेंसेस द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। अगर तुम यहाँ पर ग्लेशियल एसिटिक एसिड लोगे तो ये बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को क्या कर देगा मैम, उनको इंक्रीज कर देगा, इनहेंस कर देगा। सप्रेसेस सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ एनालाइट, एनालाइट में सेल्फ आयनाइजेशन की एक टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी को काफी हद तक सप्रेस यानी कम कर देने की कोशिश करता है। एंड इट प्रोवाइड्स अ शार्प एंड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक शार्प एंड पॉइंट जो है ये वो हमें प्रोवाइड कर देगा। लेकिन कुछ इसके एडवांटेजेस भी देख लीजिए, जैसे कि इट इंश्योर्स एक्यूरेट टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड सब्सटेंसेस, जितने भी वीक एसिड होते हैं उनमें एक्यूरेट टाइट्रेशन करवाता है, जैसे कि बेंजोइक एसिड हो गया। इट प्रोवाइड्स शार्प एंड पॉइंट विद कलर इंडिकेटर, हमें क्या देता है मैम, शार्प एंड पॉइंट्स देगा, और जितने भी इंडिकेटर होंगे वो कैसे होंगे मैम, दे ऑल विल रिमेन कलर्ड। इट एलिमिनेट्स इंटरफेरेंस फ्रॉम वाटर, उसके साथ साथ ये काफी ज्यादा सुटेबल होता है फॉर द पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। मतलब अगर ऐसा कोई ड्रग है जो प्रॉपरली वाटर में सॉल्युबल नहीं है, कोई बात नहीं, हम यूज कर सकते हैं यार, क्योंकि आफ्टर ऑल हम यहाँ वाटर तो ले ही नहीं रहे, हम यहाँ तो नॉन एक्वस चीजें ले रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू यूज। डन। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस, मैम इसके एप्लीकेशन बता दीजिए। देखिए ऑफिशियल एसे में अगर हमें सोडियम बेंजोएट का करना है अकॉर्डिंग टू IP, अकॉर्डिंग टू USP, काफी ज्यादा यूज कर सकते हो।
अदर वीक एसिड्स के, देखो सोडियम बेंजोएट तो था ही वीक एसिड का सॉल्ट, इसके लिए तो हम यूज कर ही रहे थे, हम इसके अलावा भी बहुत सारे वीक एसिड्स के लिए इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैम बेंजोइक एसिड के लिए कर सकते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड के लिए कर सकते हैं, हम सल्फोनामाइड्स के लिए कर सकते हैं, फिनॉल्स के लिए कर सकते हैं। इन सभी वीक एसिड्स के डिटर्मिनेशन के लिए आप इस पर्टिकुलर मेथड को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। गॉट इट? अब ये हमारा है अगला सवाल, ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई इस सवाल में क्या है, राइट द मेथड्स टू डिटरमिन द एंड पॉइंट ऑफ द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। ओके, तो ये सवाल कहां से दिया हुआ है? ये सवाल दिया हुआ है आपका पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन से। ओके जी, तो अब हमें ये बताना है कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में उसके एंड पॉइंट डिटरमिन करने के कौन कौन से मेथड्स होने वाले हैं, ये चीजें हमें बहुत अच्छे से समझानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो अगर हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में बात करें तो ये आपका कैसा मेथड होता है, लिख लो भाई पहले, ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस है। दिस इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। यहां से आपका ये सवाल आया है। यहाँ पे एंड पॉइंट को कैसे डिटेक्ट करते हैं मैम? इस मेथड में एंड पॉइंट आपका डिटेक्ट होगा बाय द चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमें कहां पर चेंज मिल रहा है, किस जगह पे हमें वोल्टेज में चेंज मिल रहा है, ये देखने के साथ ही आपका एंड पॉइंट जो है वो डिटेक्ट होगा। जैसे कि समझ लीजिए हम वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया 70, 72, 76, 78 और एकदम से आ गया 90। मतलब तुम कैलकुलेट कर रहे हो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पहले तो आपकी नॉर्मल रेंज में ही आ रहा है, लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ, फिर एकदम से जंप इन रेंज हुआ। मतलब हमें रेंज में क्या मिला मैम? रेंज में आपको एक अब्रप्ट चेंज जंप देखने को मिला, अब्रप्ट आपको चेंज देखने को मिला। यहाँ पे क्या हो गया, एकदम ही बदल गया ये। मतलब अगर एकदम रेंज से बहुत ज्यादा आ गया या रेंज से बहुत कम, मतलब जो सडन चेंज मिलता है हमें रेंज में, वो सडन चेंज क्या बताता है? वो सडन चेंज बताता है कि यहाँ पे आ गया है एंड पॉइंट। देखो यहाँ पे हम कोई इंडिकेटर नहीं लेंगे, यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होता। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। ये नॉर्मल एसिड बेस प्रेसिपिटेशन रिडॉक्स जैसा बिल्कुल नहीं है, कतई भी वैसा नहीं है ये, इसमें चीजें अलग होती हैं। यहाँ पे बेसिकली हम रीडिंग लेते हैं, रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू लेते हैं, और रीडिंग लेते लेते जैसे ही हमें सडन चेंज मिला, हम रीडिंग ले रहे हैं, हमें एक ऐसी डिजिट मिल गई जो एकदम हायर है, एकदम लोअर है, मतलब जैसे ही एक शार्प चेंज मिला, वही शार्प चेंज तुम्हें बता देगा कि यस ये आपका आ चुका है अब एंड पॉइंट, है ना। तो ये जो भी शार्प चेंजेस होते हैं वो हमें क्या बता देते हैं मैम? वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बता देते हैं। और जैसे ही हमें ये मिलेगा हम तुरंत बता देंगे कि हाँ जी एंड पॉइंट आ गया। और इस प्रकार के टाइट्रेशन को हम बोलते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें हमें क्या मेजर करना है? चेंज इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हमें इस पर्टिकुलर मेथड में क्या करना है मैम? मेजर करना है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर देख लीजिएगा, द टाइट्रेशन कर्व शोज अ शार्प चेंज इन पोटेंशियल नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट। यस, ये बात तो हमें पता है। जैसे नॉर्मल टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट के जस्ट बाद एंड पॉइंट आता है, कलर इंडिकेटर का चेंज हो जाता है। यहाँ पर इक्विवेलेंस पॉइंट के जस्ट बाहर आपको एक ऐसा शार्प चेंज मिलेगा जिसकी वजह से आपका क्या डिटेक्शन हो जाएगा? इमीडिएटली पता चल जाएगा कि भैया एंड पॉइंट आ गया है। Several mathematical and graphical methods are used। बहुत सारे ग्राफिकल एंड डिफरेंट मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं, जिसमें से कुछ मेथड्स मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड आपका यहाँ पे आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द स्लोप चेंज मेथड। स्लोप चेंज मेथड को तुम इन्फ्लेक्शन मेथड भी बोल सकते हो। अब इस मेथड में होता क्या है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो टाइट्रेशन के दौरान पोटेंशियल्स धीरे धीरे इंक्रीज करता है, सब फिर उसके बाद में राइज शार्पली, मतलब पहले तो जैसे कि पहले हो जाए 71, 73, 75, 78, फिर एकदम से हो गया 90। मतलब पहले पहले तुम्हारा पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, फिर उसमें क्या आता है? शार्प चेंज आता है एंड पॉइंट पे। देन उसके बाद फिर धीरे होता जाता है, 90 के बाद फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, 81, 80, ऐसे ऐसे, मतलब धीरे धीरे फिर कम होता जाएगा। मतलब पहले ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, फिर एकदम से बढ़ जाएगा जब आपको शार्प एंड पॉइंट देखने को मिलेगा, फिर धीरे धीरे आपका वापस से लेवल पे आ जाएगा। ये हमें शार्प एंड पॉइंट देखने को मिलता है यहाँ पे। अरे द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑन द टाइट्रेशन कर्व
करेस्पॉन्ड्स टू द इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है इसका क्या मतलब है, सिंपली इट्स इक्विवेलेंस टू इक्विवेलेंस पॉइंट। नेक्स्ट इसका प्रोसीजर, इस वाले मेथड का मैम पर्टिकुलरली प्रोसीजर क्या होता है ये बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, मतलब किस किस के बीच में प्लॉट मिलता है, हमें मिलता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। ये बेसिकली हमें क्या मिलता है, इस तरीके का हमें कुछ प्लॉट देखने को मिलता है। आइडेंटिफाई द स्टीपेस्ट पार्ट ऑफ द कर्व, आपको देखना है कर्व में कौन सा पार्ट ऐसा है जहां पे सडन चेंज हुआ है, जिससे कि आपको एंड पॉइंट पता चल जाएगा। द पॉइंट हाफ वे अलोंग द वर्टिकल राइज इज द एंड पॉइंट, आपको एंड पॉइंट बेसिकली यहां डिटरमिन करना होता है। नेक्स्ट मेथड जो तुम्हारा आता है दैट इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। कौन सा मेथड आया अगला मैम, अगला मेथड आया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। फर्स्ट डेरिवेटिव को डीई अपॉन डीवी से रिप्रेजेंट करा जाता है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगी सेकंड डेरिवेटिव, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी टू ई अपॉन डीवी स्क्वायर से, इसको ऐसे करते हैं। ये होता है तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव और ये होता है तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव। इस तरीके से हम बेसिकली मेजर करते हैं। नाउ प्रिंसिपल क्या होने वाला है देखिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, इन्हीं के बीच में तो ग्राफ बना था ना, हमारे पोटेंशियल एंड वॉल्यूम इन्हीं के बीच में तो ग्राफ बना था। हमारे पास में क्या आ जाए, इज मैक्सिमम एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। कहां पे पॉइंट मैक्सिमम होगा मैम, इक्विवेलेंस पॉइंट पे। तो प्लॉट यहां पर किस किस का बनेगा, पोटेंशियल का और उसमें चेंज का यानी डीई अपॉन डीवी का, इसका बनेगा। द पीक इंडिकेट्स द एंड पॉइंट, जहां पे भी आपका पीक नजर आ रही होगी वो पीक क्या इंडिकेट कर रहा होगा, वो हमारा प्रोसीजर का एंड पॉइंट इंडिकेट कर रहा होगा। एंड दिस मेथड गिव्स अ शार्पर एंड द मोर एक्यूरेट रिजल्ट। तो बेसिकली ये स्लोप के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एक्यूरेट एंड काफी ज्यादा शार्प रिजल्ट हमें देता है। अभी फर्स्ट डेरिवेटिव देखा था, बिल्कुल सेम वैसे ही नेक्स्ट डेरिवेटिव कौन सा आता है, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड। सेकेंड डेरिवेटिव मेथड शो कैसे करेंगे, डी टू ई अपॉन डी वी स्क्वायर, इस तरीके से सेकेंड डेरिवेटिव को शो करेंगे। इसमें होगा क्या, देखिए मैम इसका प्रिंसिपल ये है कि जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा वो आपका जीरो हो जाता है इक्विवेलेंस पॉइंट पे। दैट मींस एट इक्विवेलेंस पॉइंट डी टू ई अपॉन डी वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी मैम, इट वुड बी जीरो। और हमारा प्लॉट किस किस के बीच में बनेगा, ऑब्वियसली जब हमने फर्स्ट वाला देखा था तो डी ई अपॉन डी वी वर्सेज v के बीच में बना था। सेकेंड वाला देख रहे हैं तो डी टू ई अपॉन डी वी स्क्वायर वर्सेज v के बीच में बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में हमें ये प्लॉट मिलेगा। एंड बेसिकली द पॉइंट वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट बोलेंगे। इसके एडवांटेजेस भी हैं कुछ, जैसे कि इट मोर प्रिसाइज फॉर टाइट्रेशंस, जो बेसिकली उनके जिनके भी पुअरली डिफाइंड एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड इट इज वेरी यूजफुल विद फर्स्ट डेरिवेटिव पीक इज ब्रॉड और अनक्लियर। नेक्स्ट आपका जो मेथड होता है दैट इज द पोटेंशियल जंप मेथड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। पोटेंशियल जंप मेथड से एक दो बार शॉर्ट नोट्स बने हैं, तो इस मेथड का बेसिकली तुमको खास ध्यान रखना पड़ेगा। क्या होता है इस मेथड में, पहली बात तो एंड पॉइंट अकर्स वेयर द मैक्सिमम चेंज इन द पोटेंशियल हैपेंस एंड द टाइट्रेंट इज एडेड। इसका प्रोसीजर ये है, सबसे पहले तो पोटेंशियल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है जैसे जैसे हम टाइट्रेंट को ऐड करेंगे, फिर आप डेल्टा ई कैलकुलेट कर लोगे हर एक पर्टिकुलर स्टेप पे। एंड द लार्जेस्ट डेल्टा ई जहां पे भी आपको मिलेगा, क्योंकि हर स्टेप पे कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस भी स्टेप पे लार्जेस्ट मिला वो स्टेप क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। बस इसका यूज आप सिंपल एंड क्लासिकल मेथड होता है। रूटीन एनालिस्ट यानी कि अगर हमें डेली कोई प्रोसीजर करना है तो हमारा पोटेंशियल जंप मेथड बेस्ट है। आप ये देख सकते हो समरी, दिस इज द बेस्ट। एंड सारी की सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही ब्रॉडली मैंने एक्सप्लेन की हैं। अगर स्लोप चेंज आएगा तो प्रिंसिपल क्या होगा मैम, इन्फ्लेक्शन या टाइट्रेशन कर्व। एंड पॉइंट सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट पॉइंट जो भी होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव में डीई अपॉन डीवी मैक्स के बीच में बनेगा, पीक आपको डेरिवेटिव कर्व पे मिलेगी। सेकेंड डेरिवेटिव में डी टू ई अपॉन डीवी स्क्वायर की वैल्यू जीरो होती है, क्रॉसिंग पे आपको एंड पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली ग्रैंस प्लॉट, पोटेंशियल जंप, ये हालांकि यहाँ से सवाल बहुत ही रेयर आते हैं, बहुत ही रेयर, ज्यादा सवाल तुम्हें कभी देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ से, लेकिन ये तीनों जो मेथड्स हैं वो तुम्हारे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इनको ध्यान से कर लेना। इनको एक बार को तुम छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इन तीनों मेथड्स को मत छोड़ना, ये तीनों मेथड्स तुम्हारे काफी इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले तो हमें यहाँ पे रेडॉक्स टाइट्रेशन का कंप्लीटली प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। यानी ये जो रेडॉक्स टाइट्रेशन होगा इसमें बेसिकली कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड हमारे पास ये होता है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो रेडॉक्स टाइट्रेशन इज कंप्लीटली नोन एज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। क्यों मैम, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ध्यान देना, रेडॉक्स का मतलब होता है अगर किसी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो रहा है। साइमल्टेनियसली अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज अ रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास में क्या होता है मैम, इधर रेडॉक्स टाइट्रेशन जो है वो कंप्लीटली बेस्ड होता है ऑन अ केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं बिटवीन द टाइट्रेंट एंड एनालाइट। मतलब ये किस प्रकार का टाइट्रेशन है जिसमें एनालाइट के और टाइट्रेंट के बीच में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया जाता है। मतलब आप लिख सकते हो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये पूरा का पूरा मेथड किस पे बेस्ड होगा मैम? ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे बेस्ड मेथड होता है। वन सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन, यानी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा ऐसा सब्सटेंस होगा जिसका हमारे पास में रिडक्शन होता है। और बहुत अच्छे से याद रखना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है मैम? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, दूसरे में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। दोनों चीजें याद रखनी है आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं मैम? इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं और बेसिकली रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। ये चीजें मैं फिर से बता देती हूँ। देखो, दो प्रकार के हमारे पास में एजेंट्स होते हैं। पहला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरा हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होते हैं मैम? ये दो प्रकार के हमारे पास में रिएजेंट्स हैं। देखो, अगर तो मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, इनका काम क्या होता है मैम? ये बेसिकली दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीडाइज अदर्स। और जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे वो खुद को क्या कर लेंगे मैम? वो खुद को रिड्यूस करेंगे। तो ये क्या करते हैं? रिड्यूस इटसेल्फ या रिड्यूस देमसेल्व्स। ये खुद को क्या कर लेंगे मैम? खुद को बेसिकली ये रिड्यूस कर लेंगे। सेम इसका उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट में होता है, दूसरों को क्या करता है? रिड्यूस करता है। यानी हम सिंपली लिख सकते हैं रिड्यूस अदर्स। तो खुद को क्या कर लेगा मैम? ऑक्सीडाइज कर लेगा। तो हम ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद को क्या करते हैं मैम? खुद को ही ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये दोनों चीजें हमारे पास में होंगी। आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। द टाइट्रेशन कंटिन्यूज अंटिल द इक्विवेलेंस पॉइंट। मतलब जब तक हमें इक्विवेलेंस पॉइंट रिसीव नहीं होता है तब तक ये वाला जो टाइट्रेशन है आपका वो कंटिन्यू चलता रहता है। वेयर द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल द अमाउंट ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। सही बात है भाई। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ही क्या हुआ बेटा? इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ही यही हुआ कि जो हमारे पास में बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो किसके बराबर होगा? रिड्यूसिंग एजेंट के बराबर। एंड पॉइंट कैसे डिटेक्ट करते हैं मैम? जैसे ही इंडिकेटर आप यूज करोगे, इंडिकेटर यूज कर लो, एंड पॉइंट तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्फ इंडिकेटर यूज करोगे तो ये भी बहुत बढ़िया होता है। यहाँ पे बेस्ट सेल्फ इंडिकेटर मैं बताऊं, KMnO4 होता है, जिसका कलर्स क्या होता है मैम? कलरलेस से पिंक। ये हमें बेसिकली कलरलेस से पिंक देता है। उसके अलावा ये तो सेल्फ इंडिकेटर हो गया। सेल्फ इंडिकेटर के अलावा आप एक्सटर्नल या तो इंटरनल इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हो, जिसके रूप में आप स्टार्च का यूज कर सकते हो। मेनली अगर हम आयोडोमेट्री देखेंगे, ये सब हम रेडॉक्स में ही तो देखते हैं ना, रेडॉक्स में ही तो आता है आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री। स्टार्च का यूज बहुत इजीली कर सकते हो। इसके अलावा हम पोटेंशियोमेट्रिक और विजुअल मेथड्स में भी यूज कर सकते हैं। अब रिएक्शन कैसी होती है? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा, रिड्यूसिंग रिएजेंट होगा, आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनाएंगे। लेकिन ये खास ध्यान रखना है आपको कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है इट मस्ट बी वेरी वेरी फास्ट, क्वांटिटेटिव होनी चाहिए और हमें शार्प कलर चेंज मिलना चाहिए। मतलब ये जो हमें यहाँ पे एंड पॉइंट मिलेगा वो कैसा होगा मैम? यहाँ जो आपको एंड पॉइंट मिलेगा ना, इट मस्ट बी वेरी वेरी शार्प। जिसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। इस एग्जाम्पल में हमें बेसिकली क्या बताना है मैम? पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जाम्पल है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? ये मैम हमारे पास में एक सेल्फ इंडिकेटर है। वर्सेस मैम हमारे पास है ऑक्जेलिक एसिड, दैट इज दिस। तो पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्जेलिक एसिड का हम देख रहे हैं बेसिकली। सबसे पहले एसिडिक मीडियम में कुछ इस प्रकार से तुम्हें रिएक्शन मिलेगी जिसमें मैंगनीज आयन मिलेगा, दैट इज Mn+2। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा एंड हमें क्या रिसीव होगा मैम? हमें रिसीव होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। बेटा क्या रिसीव हुआ है हमें? हमें मैम हाइड्रोजन परऑक्साइड रिसीव हुआ है।
What we have received? मैम here we have received this hydrogen peroxide. यहाँ पे KMnO4 कैसा एक्ट करता है मैम? KMnO4 जो हमारा है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा एक्ट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्जेलिक एसिड कैसा एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। एंड KMnO4 क्या होता है? यहाँ पर जो KMnO4 होता है वो हमारे पास में सेल्फ इंडिकेटर होता है। ये चीजें मैंने अभी अभी आपको बता दी थी। KMnO4 कैसा बिहेव करेगा? सेल्फ इंडिकेटर के जैसा, जो कि कलरलेस से लाइट पिंक कलर हमें देगा। उसके अलावा इनके कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं, जैसे कि मैम हमारे पास में एस्टिमेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हो गया, फेरस सॉल्ट हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास में है, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, कंपेयर देयर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई थिंक इस सवाल को मैंने अभी तक एक बार भी तुम्हें नहीं करवाया था साथ में। इस सवाल को मैंने इंडिविजुअली कई बार कराया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरीके से मैंने एक बार भी नहीं कराया, ना क्वेश्चन बैंक में ना डमी में। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देख लेना, छुपा हुआ है इसलिए क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे से देखना इसको। तो भाई हमें इसमें सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग डिस्कस करना है, कंपेयर करना है एक तरीके से कैलोमल इलेक्ट्रोड का भी और ग्लास इलेक्ट्रोड का भी। उसके अलावा उनके एडवांटेजेस, उनके लिमिटेशंस, दोनों की दोनों चीजें हमें यहाँ पे कंपेयर करनी है। देखो ध्यान से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। बिल्कुल सही बात है। जब हम कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो होगा वो क्या होता है मैम? सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे पास में उसके इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसका यूज कहाँ करते हैं? पोटेंशियोमेट्री में एंड पीएच मेजरमेंट में। इन सभी इलेक्ट्रोड में जो हमारा कैलोमल इलेक्ट्रोड होगा, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। कैलोमल इलेक्ट्रोड मतलब Hg और Hg2Cl2 का इलेक्ट्रोड होगा, जो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये मैम हमारा ना एक प्रकार के रेफरेंस इलेक्ट्रोड के जैसा बिहेव कर रहा है। इट इज वर्किंग एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। व्हाइल ग्लास इलेक्ट्रोड जो हमारे पास में होता है वो क्या होता है मैम? जो आप ग्लास इलेक्ट्रोड ले रहे हो वो क्या होने वाला है बेटा? हम जो ग्लास इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखना, हमने दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लिए हैं। Here we have taken two different kind of electrode। जो Hg2Cl2 वाला है ये तुम्हारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जो ग्लास इलेक्ट्रोड है वो तुम्हारा इंडिकेटर टाइप का इलेक्ट्रोड है। तो दोनों हमने यहाँ पे क्या लिए हैं मैम? इधर दोनों आपने डिफरेंट इलेक्ट्रोड लिए। सबसे पहले हम किसका देख रहे हैं मैम? कैलोमल इलेक्ट्रोड, यानी स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड का देख रहे हैं। दैट इज SCE, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। अगर इसमें हम देखते हैं डिटेल में सारी चीजें, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन। इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है? कैलोमल इलेक्ट्रोड में सबसे पहले तो ग्लास ट्यूब होता है। ग्लास ट्यूब में क्या कंटेन होता है मैम? देखिए ये हो गया कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्या कंटेन होगा? मर्क्यूरी। तो यहाँ पे क्या होता है? बॉटम पे मर्क्यूरी फील्ड होता है आपका। उसके अलावा ओवर इट अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरी के ऊपर क्या प्रोवाइड होगा मैम? जो मर्क्यूरी है ना, इसके ऊपर आपको मर्क्यूरस क्लोराइड का पेस्ट मिलता है। दैट इज Hg2Cl2। हमें क्या रिसीव हुआ? मर्क्यूरी के ऊपर मर्क्यूरस क्लोराइड का प्लेट बेस रिसीव होता है, जिसको हम सैचुरेट कर लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। डन। सैचुरेशन के बाद क्या होगा? पोरस स्लिट या फिर सेरामिक प्लग एट द बॉटम यूज करेंगे, जो अलाउ करता है कांटेक्ट विद द एक्सटर्नल सॉल्यूशन। एंड जस्ट आफ्टर दैट प्लैटिनम वायर को इमर्स किया जाता है मर्क्यूरी में फॉर द एक्सटर्नल कनेक्शन। सवाल बन सकता है व्हाई डू वी यूजिंग दिस प्लैटिनम वायर? मैम प्लैटिनम वायर का हम यूज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ अ इनर्ट वायर, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे मर्क्यूरी के साथ वायर कौन सा लेंगे? डू रिमेंबर, हमें प्लैटिनम वायर लेना है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है बेटा? बताया तो था, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है Hg2Cl2, और साथ ही में ये पोटेशियम क्लोराइड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। मर्क्यूरी के साथ में मर्क्यूरस क्लोराइड लेंगे, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा? पोटेशियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो ऐसे तुम कैलोमल इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसकी वर्किंग कैसी होती है? सबसे पहले तो मैम ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड आयन हमें बाहर मिल जाएंगे। यानी हमें क्या मिला मैम? बेसिकली क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन पे कंप्लीटली डिपेंड है ये, क्योंकि बाहर क्या मिल रहा है? क्लोराइड आयन मिल रहे हैं बाहर हमें। सिंस KCl सॉल्यूशन कैसा है मैम? KCl सॉल्यूशन काफी ज्यादा सैचुरेटेड है, पोटेंशियल हमारा काफी ज्यादा स्टेबल होगा एंड रिप्रोड्यूसिबल भी होने वाला है। उसके साथ साथ
इसमें हम बेसिकली एक और चीज देख लेंगे, ग्लास इलेक्ट्रोड। ग्लास इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ध्यान से सुनना। ग्लास इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन ये होता है कि एक थिन वॉल्ड स्पेशल ग्लास बल्ब यहाँ पे कंटेन होता है, एक पतला सा होता है थिन वॉल, जिसमें पीएच सेंसिटिव मेम्ब्रेन के साथ में ये अटैच होगा, और बल्ब के अंदर 0.1 नॉर्मल एसिडिक मीडियम या बफर सॉल्यूशन आपका कोटेड होता है, यानी इमर्स्ड होता है। उसके बाद में सिल्वर क्लोराइड इंटरनल इलेक्ट्रोड, सिल्वर मतलब ये सिल्वर क्लोराइड का मतलब हो गया AgAgCl का वायर बेसिकली इंटरनल सॉल्यूशन के साथ इसमें इमर्स्ड होगा। साथ ही साथ में रिजिड ग्लास ट्यूब होल्डिंग भी होता है जो इंटरनल इलेक्ट्रोड का काम करेगा, और साइड आर्म होगा विच कंटेनिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट। इस तरीके से तुम्हारा ग्लास इलेक्ट्रोड कंटेन किया जाता है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे करी जाती है मैम, AgAgCl कैसे मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। इस तरीके से तुम तुम्हारे सिल्वर क्लोराइड के बेसिकली रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। नेक्स्ट इसमें वर्किंग कैसी होगी, जो ग्लास मेम्ब्रेन होगा एक पोटेंशियल रेफरेंस क्रिएट कर देगा, एंड व्हेन इट कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जो कि हमें मेजर कर लेना होता है। फर्दर मैकेनिज्म में ये होगा कि प्रोटॉन आयन टेस्ट सॉल्यूशन में जो होंगे वो सोडियम आयन के साथ एक्सचेंज दिखाएंगे, यानी एक ही सॉल्यूशन में H पॉजिटिव भी है, Na पॉजिटिव भी है, इनका आपस में एक्सचेंज होता जा रहा है। दिस क्रिएट्स अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब एक दूसरे के उधर उधर जा रहे हैं ना, Na पॉजिटिव उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, क्रिएशन ऑफ अ मेम्ब्रेन। या तो क्रिएशन बोल सकते हो या जनरेशन बोल सकते हो। क्या क्रिएशन हो रहा है मैम, मेम्ब्रेन हमारे पास में बन जा रही है, क्योंकि इनका मूवमेंट हो रहा है। ये बन क्यों रही है, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ आयंस। ये आयंस कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास में मेम्ब्रेन बन जा रही है बेसिकली यहाँ पे, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द पीएच ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन। ये हमारे पास रहे फाइनल कुछ हमारा बेसिकली कैलमल ग्लास इलेक्ट्रोड के मेजर डिफरेंसेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ढंग से प्रिपेयर करना है। सबसे पहली चीज, टाइप क्या होगा मैम, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है कैलमल, जबकि ग्लास इलेक्ट्रोड हमारा इंडिकेटर या पीएच इलेक्ट्रोड है। मटेरियल Hg Hg2Cl2 लेंगे, यहाँ AgAgCl या स्पेशल ग्लास मेम्ब्रेन लेना है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है मैम, ये रेडॉक्स इक्विलिब्रियम पे काम करता है, जबकि इधर प्रोटॉन आयन मतलब आयंस का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होगा। H+ आयन और यहाँ सोडियम आयन के बीच में क्या होता है, कंटिन्यूअसली एक्सचेंज होता रहता है। यूज क्या है मैम, ये स्टेबल रेफरेंस पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा, जबकि इट मेजर्स द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। एडवांटेजेस देखोगे तो कैलमल स्टेबल है, इजी है, चीप है, जबकि दिस इज हाईली एक्यूरेट, वर्क्स इन कलर्ड एंड टर्बिड सैंपल। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल गया। लिमिटेशंस भी है इसकी, दैट ये इसमें मर्क्यूरी की टॉक्सिसिटी होती है। हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं मैम, यहाँ आप Hg और Hg2Cl2 यूज कर रहे हो ना, तो मर्क्यूरी की टॉक्सिसिटी मिलती है, जबकि ये फ्रेजाइल है, स्लो होता है हालांकि स्ट्रॉन्ग एल्कली में, लेकिन कैलिब्रेशन चाहिए होता है। रिस्पॉन्स कैसा होगा पीएच के साथ, कोई रिस्पॉन्स नहीं, डिपेंड ही नहीं करता भाई, लेकिन ये इसको तो हम बोलते ही पीएच इलेक्ट्रोड है, तो रिस्पॉन्स करता है लीनियरली। एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड कोई जरूरत नहीं होती है, यहां हमें जरूरत होती है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड की। आज का आखिरी सवाल, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री मतलब क्या, कंडक्टोमेट्री कंप्लीटली बेस्ड होती है ऑन द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मतलब कोई सॉल्यूशन में कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितना उसका कंडक्टेंस आ रहा है। अगर हमें ये मेजर करना है तो जिसके थ्रू हम ये मेजर करेंगे उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टोमेट्री। अब ये कंडक्टेंस यानी फ्लो ऑफ करंट डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ आयंस पे। जितने ज्यादा आयंस होते हैं उतना ज्यादा कंडक्टेंस। मोबिलिटी ऑफ आयन पे, जितनी ज्यादा मोबिलिटी उतना ज्यादा कंडक्टेंस। वैलेंसी पे, टेम्परेचर पे, जितना ज्यादा तुम्हारे सॉल्यूशन का टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होती है। एंड विस्कोसिटी पे भी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा जो कंडक्टेंस है वो मेनली डिपेंड करता है। ध्यान ये देना कि टाइट्रेशन के दौरान कंपोजिशन सॉल्यूशन का जो होगा वो कंप्लीटली चेंज होता जाता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन भी चेंज होती है। कंसंट्रेशन आयन की चेंज होगी तो इटसेल्फ कंडक्टेंस भी तुम्हारा चेंज होता नजर आएगा। प्लॉट हमें किस किस के बीच में मिलेगा, प्लॉट तुमको मिलेगा कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के बीच।
ध्यान देना, प्लॉट किसके बीच में मिलेगा, कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के बीच में मिलेगा। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इंडिकेट कर देगा भैया एंड पॉइंट आ गया है। सो कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपका कंडक्टिविटी सेल होती है। कंडक्टिविटी सेल ग्लास की बनी होती है, 2 प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड इसमें सबमर्ज्ड होते हैं, और इसके साथ में प्लैटिनमाइज्ड प्लैटिनम की कोटिंग होती है बेसिकली। इलेक्ट्रोड फिक्स्ड होते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, उसके साथ साथ सेल कांस्टेंट अगर तुमको निकालना है, सेल कांस्टेंट क्या कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रोड अपॉन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, याद रखना। अगला जो आपका होता है दैट इज योर कंडक्टिविटी ब्रिज या मीटर भी बोलते हैं। ये ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोवाइड करता है which is used to avoid electrolysis। साथ ही साथ में कंडक्टेंस को भी मेजर करता है। किस यूनिट में मेजर करता है लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से देख लेना। टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस भी होता है, क्योंकि हमें अभी हमने देखा था कि जो कंडक्टिविटी है वो बिल्कुल टेम्परेचर पे डिपेंड है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। तो हमें इस डिवाइस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो जो टेम्परेचर होगा वो थर्मोस्टेटिक बाथ ऑफ्टन 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड लेना होगा हमें। उसके अलावा ब्यूरेट एंड स्टेरर, भैया ये तो चाहिए ही होता है प्रॉपरली मिक्सिंग करने के लिए। नेक्स्ट इसका वर्किंग देख लीजिए, किस तरीके से आपका ये जो है वो वर्क करता है। पहली चीज, एनालाइट सॉल्यूशन आपको कहां पे लेना है मैम, हमें लेना है कंडक्टिविटी सेल में। दूसरी चीज ये कि कंडक्टिविटी को पहले ही मेजर कर लिया जाएगा एंड देन टाइट्रेंट को स्मॉल पोर्शंस में आपको क्या करना है, लेना है। और जैसे जैसे आप ऐड करते जा रहे हो सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली स्टर करते जाओगे। थोड़ा ऐड किया, सॉल्यूशन स्टर किया, फिर ऐड किया, फिर स्टर किया। कंडक्टेंस और वॉल्यूम का प्लॉट आपको दिख जाएगा। लास्ट में कुछ एप्लीकेशन भी देख लो, जैसे कि बहुत सारे एसिड बेस टाइट्रेशन में, भले ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी हो। उसके अलावा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में भी हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम रिडॉक्स टाइट्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। रिडॉक्स में हालांकि उतना यूज नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम बेसिकली अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka मेजर करना है उसमें यूज कर सकते हैं। अगर हमें सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मेजर करना है दैट इज KSP यूज कर सकते हैं। वाटर प्योरिटी की टेस्टिंग करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी इंडिकेटर होता है फॉर द डिसॉल्व्ड आयंस। तो जैसे ही जैसे हम वाटर टेस्टिंग करेंगे हमें पता चल जाएगा कौन कौन से आयंस वाटर में इन्वॉल्व है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को मॉनिटर करने में यूज कर सकते हैं, राइट। तो देयर आर सम यूजेस जिसमें हम बेसिकली इसका यूज कर सकते हैं। कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है, एक बार देख लो इनको भी। एडवांटेज ये, किसी भी इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं होती, भाई क्या ही इंडिकेटर, हम तो रीडिंग में मैच करेंगे यहाँ पे। कलर्ड और ओपेक सॉल्यूशन के लिए बेस्ट होता है। बहुत ही छोटा भी अगर आयनिक चेंज होगा आप यहाँ पर रिसीव कर लोगे। बहुत ही प्रिसाइज है एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ काम करता है। बट कुछ लिमिटेशन भी है कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होगा, क्योंकि कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाईली डिपेंडेंसी दिखाती है ये टेम्परेचर पे। दूसरी चीज, कैलिब्रेशन की 100% रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज नहीं होता है ये ऑलरेडी। नॉट सुटेबल फॉर वेरी हाई कंडक्टेंस सॉल्यूशन। यस, अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो बहुत ही हाई कंडक्टेंस दिखा रहा है उसके लिए फिर ये सुटेबल नहीं है। या फिर इक्विपमेंट अगर जो होगा इसका बहुत एक्सपेंसिव है, तो बहुत ज्यादा जगह, बहुत ज्यादा लैब्स में आप इसका यूज नहीं करते। वेल दैट इज इट फॉर दिस सेशन। जितने भी सवाल थे सब करवा दिए, पूरा सेशन आपका खत्म। अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में, इसके लिए थैंक यू सो मच। अब जितने भी सेशन मैंने लिए हैं, जितना भी काम करवाया है, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, सारे ढंग से प्रिपेयर कर लेना। PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी।